नमस्ते, मैं प्रशांत। स्वागत है आप सबका मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी की जो हमारी सीरीज है, उसमें प्रिएम्बल टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिवसीय परीक्षाएँ जो इतनी भी हमारी होती हैं और उसके साथ-साथ अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कोई भी वैकेंसी चाहे लोअर पीसीएस हो या फिर जो अलग-अलग वैकेंसी आ रही हों, उन सब में इंडियन पॉलिटी में प्रिएम्बल टॉपिक का बहुत महत्व है। महत्व इसलिए क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को देखते हैं, तो उसमें प्रिएम्बल से लगातार सवाल आए हुए हैं। ठीक उसी क्रम में आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रिएम्बल का विचार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया कहाँ से? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रिएम्बल शामिल किया गया है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यानी इसे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहली बार शामिल किया गया था। वहीं से इसका ड्राफ्ट लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। अब प्रस्तावना का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। वो कैसे? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब बैठक चल रही थी, उसमें उन्होंने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा पास होता है और 22 जनवरी 1947 को प्रिएम्बल के रूप में इसे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ये इसी कहानी रही है। अब प्रस्तावना को संविधान सभा ने पास कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इसको शामिल कर लिया गया। ठीक, ये हमारी प्रस्तावना के संबंध में एक इसका बैकग्राउंड रहा है कि कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। अब इसकी कुछ अपनी बातें हैं, वो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक, जैसे प्रस्तावना से आप लोग समझते क्या हैं? सबसे पहली बात तो अगर हम लोग देखें कि प्रस्तावना है क्या, इससे क्या शीर्षक है। अभी जैसे इसको अगर आसान भाषा में कहें तो कोई एक मूवी आती है, ठीक? कोई एक मूवी बन के तैयार होती है। उस मूवी को रिलीज़ होने से पहले वो मूवी को बनाने वाली कंपनी या उसकी जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो उसका एक ट्रेलर यानी टीज़र रिलीज़ करती हैं कि वो उसका एक मोटा-मोटा आइडिया यानी इंट्रोडक्शन दे देता है कि उसमें उस मूवी में क्या-क्या मेन थीम है। वो उस ट्रेलर में दिखाया जाता है यानी 2 से 3 मिनट के टीज़र में 2 ढाई घंटे की पूरी मूवी को दिखा दिया जाता है। तो उससे उस मूवी के बारे में एक अच्छी समझ लोगों में डेवलप हो जाती है, उस हिसाब से उस मूवी की डिमांड होती है। सेम ऐसा ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो रहा था, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो उसमें उसके उच्च आदर्श हैं, उसके जो सपने थे कि वो हम अपने भारत को कैसा देखना चाहते हैं, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम कैसा बनाना चाहते हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा आइडल है, यानी पूरा का पूरा जो संविधान का आदर्श है, उसको प्रस्तावना में शामिल कर दिया गया। यानी संविधान का दर्शन, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जाता है, यानी फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, प्रस्तावना को संविधान का दर्शन कहा जा सकता है और प्रस्तावना को ही संविधान का परिचय या इंट्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक, यानी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक परिचय इन समझ ऐसा समझिए कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या हमारा पूरा एक
खाका है जिसको हम आसान शब्दों में शामिल कह सकते हैं। और प्रस्तावना को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, संविधान की आत्मा। अब हमारे प्रमुख संविधानविद कई लोग थे, जिसमें अगर कभी-कभी सवाल आता है परीक्षाओं में कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अगर डायरेक्ट ऐसा सवाल आता है तो उसका जवाब होगा प्रिएम्बल। अगर पूछ ले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो वो आर्टिकल 32। ठीक, इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखिएगा। आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कमेटी के हमारे चेयरपर्सन थे यानी भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन बाकी अगर ओवरऑल पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे माना जाता है तो हमारे प्रियम्बल को। ठीक, अब आप लोग सब लोग जानते होंगे एन ए पालकीवाला एक महान थे हमारे संविधानविद जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में काम किया। उन्होंने प्रस्तावना को इसको इरेज कर दिया जाए। इन्होंने प्रियम्बल को कहा है कि ये संविधान का हमारे पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड है। आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का परिचय पत्र है। ये सारे पॉइंट जो मैं आपको नोट करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एम हिदायतुल्लाह जो हमारे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की सोल बोला है। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यानी सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, और हमारे जो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर थे अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक व आकांक्षाओं का विचार है। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एन ए पालकीवाला ने कहा आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने कहा सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल के बारे में ये सब इन्होंने अपने अपने इनके स्टेटमेंट है। अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक, फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब अगर हम लोग आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर प्रियम्बल को हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग को चार चीजें क्लियर होती हैं। पहला, ये संविधान का हमारे सोर्स क्या है यानी स्रोत क्या है। दूसरा, भारत की प्रकृति। और उसके बाद ये हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं यानी संविधान का क्या उद्देश्य है। फिर इसके साथ साथ हमें हमारी प्रियम्बल बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे लागू करने की क्या डेट है यानी डेट ऑफ एडॉप्टेशन। ठीक, तो अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को देखें तो ये हमें बताता है, मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति में
उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है। अब इसके क्या-क्या मेन पॉइंट है, ये हमें क्या बताता है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक? सबसे पहले तो ये हमें संविधान की शक्ति का स्रोत बताती है। यानी द सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर, ये हमें बताती है। फिर सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हम भारत के लोग। पहले ही प्रिएम्बल में लिखी है लाइन, हम भारत के लोग। ठीक, इससे क्या तात्पर्य है? यानी बी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बन के तैयार हुआ है वो हम लोगों ने बनाया है। हम लोगों ने कैसे, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर इलेक्ट होकर गए थे, वो एक-एक जो रियासत थी, एक-एक जो जिस राज्य का जो भी क्षेत्र था, हर एक एरिया को डिवाइड करके जो भी टोटल सीट थी, उसमें यानी उनको अप्रत्यक्ष रूप से चुन करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लोगों के प्रतिनिधि के तौर पे भेजा गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमने बनाया है, वो हम लोगों ने बनाया है और हम ही लोगों के लिए वो लागू है, यानी हम पे वो लागू होता है। तो सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। ठीक, पहली चीज हमें प्रियम्बल से ये क्लियर होती है। इसके बाद भारत की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ इंडिया, यानी हमारे भारत में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, भारत के क्या आदर्श होंगे, भारत के क्या सिद्धांत होंगे, किन रास्तों पे चल करके हमारा आगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलेगा, कैसे हमारा देश चलेगा, उसकी जो चर्चा की गई है वो प्रियम्बल में ही बताया गया है। कैसे? जैसे उसमें कहा गया हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक, यानी प्रकृति में भारत की क्या क्या पॉइंट है? संप्रभु, सोवरेंटी, फिर समाजवादी, यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, यानी सेकुलर, लोकतांत्रिक, यानी डेमोक्रेटिक, और गणराज्य, यानी रिपब्लिक। ये हमारे भारत का नेचर है। अब ये जो अलग अलग 5 पॉइंट हैं, ठीक, इन सबके अपने अपने एक अलग अलग बातें हैं और इन सबके अलग अलग आदर्श हैं। कैसे? जैसे संप्रभु से क्या समझते हैं आप लोग? इन पॉइंट को मैं अभी समझाता चल रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपके यहीं पे क्लियर होती जाएंगी। फिर इसके बाद जो बाकी के 2 पॉइंट हैं हमारे प्रियम्बल के, उसको हम लोग देखेंगे। संप्रभु से तात्पर्य ये होता है कि जो भी कोई देश है वो अपने निजी आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होगा। यानी जैसे भारत है हमारा, भारत इसराइल के संबंध में क्या नीति हो सकती है उसके लिए भी स्वयं जिम्मेदार है और अपने फैसले ले सकता है। और उधर फिलिस्तीन, जो अभी इसराइल फिलिस्तीन का मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ ताकि चीजें आप क्लियर हो जाएं कि अगर इंटरनेशनल रिलेशन की हम लोग बात करते हैं तो भारत अपना पूर्णतः स्वतंत्र है। वो इसराइल के संबंध में अपनी अलग नीति बना सकता है और फिलिस्तीन के संबंध में अपनी अलग नीति बना सकता है। सेम वैसे ही जैसे यूक्रेन और रूस, जो अलग अलग दो राष्ट्र हैं आपस में जिनके युद्ध चल रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन उन दोनों के संबंध में भारत स्वतंत्र है। वो अपने हितों के ध्यान में रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अपने अलग अलग निर्णय ले सकता है। इस पे किसी भी बाह्य देशों का कोई भी आक्षेप नहीं होगा, यानी कोई भी बाहरी देशों की हमारे ऊपर कोई पावर काम नहीं करेगी। हम अपने निजी मामलों को लेकर के स्वतंत्र हैं।
अब ये बात अलग है अगर भारत किसी अलग-अलग देश में जो इंटरनेशनल अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे डब्ल्यूएचओ है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अलग-अलग बॉडी हो गई, उन चीज़ों को मानता है भारत, उसपे वो कोई उसका सॉवरेनिटी पे सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये भारत इस चीज़ों को अपने फ़ायदों के लिए अलग-अलग चीज़ों को अपने हिसाब से एडॉप्ट करता है। तो ये हमारी संप्रभुता होती है, संप्रभुता से तात्पर्य हम अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में स्वतंत्र हैं, कोई भी निर्णय लेने के लिए। ठीक, जो हमने आपको इज़राइल और फ़िलिस्तीन, यूक्रेन और रूस के उदाहरण से समझाया। ये हमारी सॉवरेनिटी है। अब समाजवादी समाजवादी से क्या तात्पर्य है? समाजवाद से क्या तात्पर्य है? यानी भारत। जब भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उस समय जो अलग-अलग अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को हम लोग देखें, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का अलग क्रेज़ था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, अलग-अलग उस समय का दौर चल रहा था। तो कुछ देश ऐसे थे जो पूंजीवाद को यानी कैपिटलिज़्म को अपना रहे थे। कुछ देश ऐसे थे जो समाजवाद की तरफ यानी साम्यवाद जो हमारा चल रहा था उस समय, जैसे चीन में देखें हम लोग, अलग-अलग कंट्री थे, तो उनका अपना रुख था। तो भारत ने उस समय इन चीज़ों से तटस्थता बनाई। लेकिन फिर बाद में जब हालाँकि भारत शुरू से था ही समाजवादी। अगर भारत के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के पिछले चेक करें, तो उसमें भारत में समाजवाद के पूरे लक्षण भरे हैं, क्योंकि भारत में समाजवाद से तात्पर्य हर किसी व्यक्ति को लेकर के उसको उस व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखते हुए उसको आगे बढ़ाने की ज़िम्मेदारी इंडियन गवर्नमेंट की होगी। ठीक, यानी भारत में हर किसी को समान अवसर मिलेगा आगे बढ़ने का और अपना एक अच्छा गरिमापूर्ण जीवन जीने का। और राज्य के जो भी रिसोर्सेज़ हैं, उन सब पे सबका समान संसाधनों पे अधिकार होने का। तो भारत में जो है उस समय मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। फिर बाद में अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग चीज़ें आई, अलग-अलग नियम बनाए गए। तो जब भारत को फिर उस समय लगने लगा कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस शब्द को शामिल किया जाए, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा 1976 में हुआ था, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द। ठीक? तो ये दोनों शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़े गए। ठीक, ऐसे ही पंथ निरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? यानी भारत का अपना राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और भारत धर्म से संबंधित तटस्थ मामलों में लेकर के तटस्थ रहेगा। यानी भारत का अपना कोई निजी धर्म नहीं होगा, ना गवर्नमेंट, हालाँकि अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें समझे सरकार तो किसी धर्म को लेकर के अगर उनको कुछ उसको संरक्षण की बात हो या फिर उसको लेकर के कोई सुधार की ज़रूरत हो तो भारत उसमें इंटरफेयर कर सकता है। लेकिन धार्मिक संबंधित स्वतंत्रता हर व्यक्ति को है, हर व्यक्ति को अपना अधिकार है, वो किसी भी धर्म के साथ जा सकता है। इवन अगर कोई किसी को चाहे वो किसी की पूजा कर सकता है, इवन वो एक आदमी ही क्यों ना हो। ठीक, इस मामले में भारत सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, आदमी पूर्णतः स्वतंत्र है। जैसे आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार फंडामेंटल राइट में मेंशन है। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और राज्य धार्मिक मामलों में किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तब तक हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक वो किसी और व्यक्ति को या फिर समाज में कोई ऐसी बाधा ना उत्पन्न करे, जिससे सामाजिक कोई भी गलत नीतियों का गलत भी प्रभाव पड़े समाज पे। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य ये होगा, जिसको भी फिर 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया था। अब लोकतंत्र से क्या तात्पर्य है? जो डेमोक्रेसी मेंशन है, इसका मतलब ये है कि भारत की जो सरकार होगी, वो लोगों द्वारा चुनी जाएगी, ठीक? और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार यानी लोग अपने लिए सरकार चुनेंगे, वही सरकार उन पे रूल बनाएगी, वही सरकार उनको चलाएगी, वही लोकतंत्र से तात्पर्य है। यानी हर व्यक्ति को राइट है वोट देने का, अपने सरकार को बनाने का, ठीक? फिर गणराज्य से क्या तात्पर्य है? यानी भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, वो इलेक्टेड होगा। यानी किसी भी व्यक्ति को भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुँचने का अधिकार है। वही कहलाता है गणराज्य। यानी जैसे भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है, उस पे किसी भी व्यक्ति को बनने का राइट। तो भारत का गणराज्य से तात्पर्य कि सर्वोच्च संवैधानिक पद तक किसी भी व्यक्ति को पहुँचने का राइट है। यानी ये कोई वंशानुगत नहीं होगा कि राजा का बेटा फिर राजा बनेगा और रानी का बेटी रानी, ऐसा कोई सिस्टम इंडिया में नहीं है। जैसे अगर हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की ही देखते हैं जो हमारे यहाँ प्रावधान किया गया है, वैसा ही सेम इंग्लैंड में भी है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेटिक तो है, लेकिन वहाँ पे रिपब्लिक नहीं, गवर्नमेंट नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो राजा का जो वहाँ पे अभी भी वहाँ चार्ल्स का जो एक परंपरा चली आ रही है, उनकी फैमिली बिलॉन्ग करती है, तो वही वहाँ पे अभी भी उसी नॉमिनेट चल रहे हैं, उन्हीं का परिवार का एक करके एक बाद एक चलता आ रहा है प्रावधान। तो वहाँ पे रिपब्लिकन नहीं है, ये चीज़ें भारत में है। इसलिए भारत का जो ओहदा है, वो ब्रिटेन जो कॉन्स्टिट्यूशन में अपने वहाँ पार्लियामेंट्री पावर को तो लागू करता है, लेकिन गणराज्य आज तक नहीं बन पाया है। ये भारत उससे आगे है। ठीक, तो ये हमारे भारत की प्रकृति यानी संप्रभु समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की बात बताता है। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं।
यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, अब ये क्या क्या बताता है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है वो दिखाया गया है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस कितने प्रकार के? तीन। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा, हर व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में समान होगा। और आर्थिक न्याय से तात्पर्य हर व्यक्ति को जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ये पावर है कि उसको इक्वल जो हमारे इंडियन के जो भी रिसोर्सेस है सबका समान अधिकार होगा, यानी सबको आर्थिक रूप से एक समान देखा जाएगा। जो भी योजनाएं बनेंगी वो सब व्यक्ति को लाभान्वित करें, ऐसी योजनाओं का सरकार गठन करेगी। और राजनीतिक न्याय से क्या तात्पर्य है? यानी हर व्यक्ति को जैसे वोट देने का राइट है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो हमारा राजनीतिक न्याय है, यानी किसी भी पद पे पहुंचने का हर व्यक्ति का राइट है। अब अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में दिया गया है। विचार यानी हमारे अपने निजी विचार हो सकते हैं, हम विचारों पे अपने विचारों को सोचने के लिए और उसे एक्सप्रेस करने का भी हमें पूरा अधिकार है, हम अपने विचारों और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। विश्वास, हमें कोई भी अपना बिलीफ हो सकता है, हम किसी भी चीज़ों पे अपना भरोसा कर सकते हैं। धर्म, कोई भी धर्म को मानने, इवन कोई भी धर्म को ना भी मानने का हमें पूरा राइट है। और उपासना, किसी भी चीज़ की वर्शिप यानी किसी भी चीज़ की उपासना करने का भी हमें पूरा स्वतंत्रता है। लेकिन इन चीज़ों की जो हमें स्वतंत्रता तो दी गई है, इन पे युक्ति प्रतिबंध यानी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन का भी प्रावधान है। ऐसा नहीं है कि हम अपने व्यक्ति है तो हम कुछ भी बोलते चलें, कुछ भी करने का हमें राइट नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्वतंत्रता को जब किसी और को अपनी वजह से किसी और को नुकसान देते चले जाएँ, तो उसपे कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ में, ठीक? और समानता, 2 समानता यानी समानता में 2 चीज़ों का उल्लेख है। पहला प्रतिष्ठा और अवसर, यानी स्टेटस और अपॉर्च्युनिटी। यानी हमें अपनी प्रतिष्ठा से तात्पर्य क्या है कि एक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पूरा राइट है। वो अपने जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से बना सकता है। किसी को ये राइट नहीं है कि उसके जीवन की जो उसकी गरिमा है उसको भंग करे। ठीक, ये हमें प्रतिष्ठा की पूरी इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में बताई गई है। और अवसर यानी इक्वल टू अपॉर्च्युनिटी, हमें इक्वल अपॉर्च्युनिटी मिलती है। कोई भी अगर एक गवर्नमेंट का एग्जाम आता है तो उसमें हम सब लोगों को ये अवसर की समानता दी गई है कि हम लोग उसमें एलिजिबल हैं तो उसका फॉर्म फिलअप करके उस चीज की तैयारी करके उसको शामिल हो सकते हैं और उस चीज तक पहुंच सकते हैं, यानी उस नौकरी को हासिल कर सकते हैं। यानी हमें अवसर की समानता दी गई है। ठीक, अब बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? यानी फ्रेटर्निटी, इससे तात्पर्य ये है कि हम आपसी भाईचारे को बढ़ावा देंगे, यानी आपस में हम अब एक जो भी हमारे भारतीय संपूर्ण भारतीय, क्योंकि यहाँ तो आबादी बहुत ज्यादा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे वो तो बहुत दूरदर्शी थे। ये लोगों में एक अपनापन, अपना भाव जगाने के लिए कि हम अपने घर के अलावा जो भी हमारे बाहर के भी लोग हैं, हम यानी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अगर हम किसी साउथ इंडियन स्टेट या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कहीं भी जाएं तो वहाँ के लोगों को भी मैं अपने जैसा, अपने भाई जैसा, अपने घर जैसा समझूं, इसलिए ये प्रावधान इसमें किया गया है। ठीक, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो नंबर 3 पॉइंट था, संविधान का उद्देश्य, ये उसमें कहा गया है। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है, इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लें। ठीक, अब अगला पॉइंट जो हमारा है, संविधान के स्वीकार होने की तिथि। होने की तिथि। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ही हमने आखिरी में आपको बताया कि उसमें एक डेट मेंशन है कि 26 नवंबर 1949 को
हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी अधिनियमित और आत्मार्पित जो उसमें वर्ड मेंशन है 26 नवंबर 1949। ठीक, ये डेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में मेंशन है। बाद में हालांकि इस दिन संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था, लेकिन पूरी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक, ये हमारे प्रियम्बल के 4 जो मेन पॉइंट हैं, उसको हमने देखा। ठीक, अब कुछ खास 1-2 इंपॉर्टेंट और बातें हैं, जो हम आपको बताते हैं, वो भी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ी बात तो इसमें ये की गई है, अब एक बहस ये चलने लगी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रियम्बल या फिर नहीं? इससे भी कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कई बहस हुई, तो कई अलग-अलग सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आए, कई सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, जिसमें इसको बताया गया। ठीक, संविधान का भाग है। इस मामले में जो सबसे पहला निर्णय आया था, वो बेरुबारी केस जो था हमारा। 1960। इसमें कहा गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। यानी बेरुबारी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसमें उन्होंने प्रस्तावना को संविधान का पार्ट नहीं माना था, और ना ही ये संविधान की शक्ति का सोर्स है, ये भी इसमें कहा गया, न विधायिका की शक्ति का स्रोत है। ठीक, लेकिन फिर इसके उलट फैसला आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक जो बहुत बड़ी बेंच बनी थी, केशवानंद भारती केस, बहुत ही चर्चित, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात की गई। वो केस आता है केशवानंद भारती केस, 1973। इसमें पहली बार प्रियम्बल को संविधान का भाग माना गया था। ठीक, पहली बार केशवानंद भारती केस में संविधान का भाग माना गया था। फिर इसके बाद ही एक और केस आया, LIC मामला, 1995 का। इसमें भी सेम चीज को बेंच ने रिपीट किया। उसने बताया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ठीक, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट से संबंधित जो एक विवाद चल रहा था, उसको ये अलग-अलग केस के माध्यम से हल किया गया, जिसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। अब फिर एक अगला सवाल ये उठता है कि क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? तो जब पहला बेरुबारी केस आया था, तो बेरुबारी केस में कहा गया कि संशोधन नहीं हो सकता, क्योंकि जब प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं माना गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अमेंडमेंट होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो बेरुबारी केस में कहा गया कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है, यानी ये पार्ट ही नहीं, तो संशोधन कैसा? फिर केशवानंद भारती केस में जब बताया गया कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो इसमें ही कहा गया कि प्रियम्बल में संशोधन हो सकता है। ठीक है, सेम वैसे ही इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट और अमेंडमेंट से रिलेटेड 2 महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक, यहाँ तक उम्मीद है मुझे चीजें क्लियर होंगी। अगर ये चीजें क्लियर है, तो आगे 1-2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन हुआ है। अब तक एक ही बार प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 1976। इसके द्वारा प्रियम्बल में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था।
ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अक्सर परीक्षाओं में यही सवाल पूछता है कि किन-किन चीज़ों को 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा प्रिएम्बल में शामिल किया गया था। तो समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं कि हम लोग इसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेन आइडिया लिए गए हैं, वो अलग-अलग देशों की चीज़ों से प्रभावित हैं। जैसे सबसे पहले स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। हाँ, ठीक, इसके बाद जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, यानी जो न्याय का आदर्श है हमारे प्रिएम्बल में, वो रूस की क्रांति से लिया गया है। और जो लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल है, वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिएम्बल के। तो ये हमारा आज का वीडियो था। मुझे उम्मीद है कि प्रस्तावना से संबंधित प्रिएम्बल से रिलेटेड जो भी आपके अब तक के डाउट होंगे, वो इस एक वीडियो से कंप्लीट हो गए होंगे। आप उसको कई चीज़ों की बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपके मन में बनी होंगी। कई और सवाल आपके मन में भी हो सकते हैं, जिन सवालों को अगर आप हमसे जानना चाहें या पूछना चाहें, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इन चीज़ों को आप कई बार देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे तो चीज़ें आप क्लियर हो जाएँगी। और मेरा प्रयास यही था कि कम से कम समय में प्रिएम्बल की जो बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सके, जिससे हम चीज़ों के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर सकें और जो उसके फैक्ट हैं, उसको भी शामिल कर सकें, जो एक दिवसीय परीक्षाओं के साथ-साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपका मेरे लिए साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। देखते रहें आप मेरा चैनल विद्या विकास। थैंक यू सो मच।